Hello guys, so today we will be completing the cell the unit of life one shot in episode 4. I know, sorry, one shot करके बहुत पढ़ा दिया, but anyways guys, तो guys we have already done 3 parts. Okay, तो जिसने नहीं देखा है please go and watch these 3 parts. They are so amazing and trust me, इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो सर आज क्या करने वाले हैं? टुडे वी आर गोना स्टडी अबाउट गाइस न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स. ओके, बहुत ही अमेजिंग है. वैसे न्यूक्लियस तो मैंने पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो आप ऐसा नया क्या पढ़ाओगे बेटा. न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स में वी आर गोना गो मच डीपर टुडे एंड अंडरस्टैंड इन और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्रोमोसोम होता क्या है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में भी बात करेंगे. आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यस बेटा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना. तो उनके बारे में देखेंगे. एंड गाइस, इसमें से नीट में बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग देम आल्सो. ओके, वेरी गुड. तो यस, तो गाइस डू सब्सक्राइब टू द चैनल एनसीईआरटी 11th एंड 12th, है ना. बहुत ही अमेजिंग सा चैनल है. वी नॉट ओनली टीच बायोलॉजी बट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. यस, ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप जहां पे आप अपडेटेड रह सको कि क्या क्या हो रहा है डेली. एंड यस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस. ये हमने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था. ठीक है, लेट अस सी. लार्ज न्यूक्लियर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल. लार्ज, ओ माय गॉड, ये तो रिपीट हो गया बट कोई बात नहीं. इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन. It is the site of active ribosomal synthesis. Guys, the answer is it is the site of active ribosomal synthesis. अब देखो, ये न्यूक्लियस है हमारा. न्यूक्लियस के अंदर गाइस एक डार्क सा स्पॉट होता है, इसको कहते हैं हम न्यूक्लियोलस. ठीक है, वेरी गुड. यहां पे क्या होता है बेटा? यहां पे यस, आरएनए बनता है. राइबोसोमल आरएनए मतलब आरएनए. यस, तो यहां पे बेसिकली आरएनए बनता है. न्यूक्लियस में क्या होता है? राइबोसोम एंड आरएनए होते हैं इसके अंदर. ठीक है, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यहीं से आरएनए निकल के, वी नो दैट राइट, डीएनए अगर कोई मैसेज बाहर भेजना होता है तो क्या बनाता है? आरएनए बनाता है ना, और बाहर भेजता है. तो दिस न्यूक्लियस हेल्प्स इन दिस. ओके, वेरी गुड. आगे देखते हैं. सरिता पंडित जी ने आंसर दिया है. यस, थैंक यू सरिता पंडित. सेंटर पंडित से सब बिगेस्ट फैन. थैंक यू बेटा. प्रिया, आई गेस योर नेम इज प्रिया. थैंक यू प्रिया. आका गोवी, वेरी गुड सर. यू आर ग्रेट. थैंक यू बेटा. ओ माय गॉड, इतने अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं, मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं. यस, थैंक यू गाइस. दिस इज खुशी के आंसू. Thank you for your messages. So yeah, we definitely read all of them. Anvesha, the session was amazing. I really enjoy the lectures. Thank you, beta Anvesha. Kamakshi, I just loved it. Thank you for teaching and answer to the homework is. Thank you, beta Kamakshi. Great job. आगे चलते हैं. सक्सेस कंसिस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लॉस ऑफ एंथुजियाज्म. गाइस सी, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि फेलियर हो ही ना आपकी लाइफ में, तो ऐसा हो नहीं सकता. देयर विल बी मेनी 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 फेलियर्स इन योर लाइफ एंड वी नीड टू मूव फॉरवर्ड विद इट. ठीक है, हमारे हमारे घर में कहते हैं कि अरे फेल हो गया ये बच्चा. ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरी नजर से देखा जाता है, बट दैट इज नॉट ट्रू गाइस. अगर कोई बिजनेस में भी फेल होता है ना, उसको आसपास वाले इतना क्रिटिसाइज करते हैं कि वो बंदा दोबारा स्टेप ले ही नहीं पाता. डू नॉट forget guys, failure is the way to success. Okay, करते रहो with same enthusiasm. ठीक है, very good. Guys, I would like to tell you about वेदांतु का नीट क्रैश कोर्स. बहुत ही अमेजिंग सा क्रैश कोर्स. आई बीन टेलिंग इट. अब क्लास 11th वाले कहते हैं कि सर हम लेके क्या करें. ठीक है बेटा, व्हाट इज देयर इज, अभी आप क्लास 11th में हो ना, आपके एग्जाम्स मार्च या अप्रैल में होंगे. एंड ठीक है, आपने पूरी क्लास 11th में जैसे कि 90% ऑफ द बच्चे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं पढ़ते हैं. ठीक है, उनको लगता है कि वेस्ट हो गया है. ठीक है, इन दीज 2 months दिस विल बी हैपनिंग फॉर फेब एंड मार्च. ठीक है, 2 महीने होगा प्रॉपरली. दिस 2 months में 120 क्लासेस विल बी देयर. तो गाइस, यू कैन वर्क लाइक क्रेजी इन दीज 2 months. ठीक है, और पूरा अपना 11th का बैकलॉग जो छोटा मोटा छूट गया है, और क्लास 12th का भी आप ग्लिम्स ले लोगे. एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द जून वाला अटेम्प्ट. जून का जो नीट है ना, वो भी अटेम्प्ट करके आप देख सकते हो कि आपके कितना स्कोर आ रहा है. समझ रहे हो बातों को? इसमें पॉइंट इज कि यू विल बी एबल टू फेल बिफोर. जब भी मैं कह रहा था ना फेल होना चाहिए, तो आप पहले ही फेल हो जाओगे जब मैटर नहीं करता. एंड ट्रस्ट मी गाइस, यू विल बी गेटिंग 10 टेस्ट फुल लेंथ एंड पार्ट लेंथ. दिस इज द बेस्ट पार्ट आई वुड से, क्योंकि जो बोर्ड वाले बच्चे होते हैं ना, वो बोर्ड्स तो कर लेते हैं बट वो प्रैक्टिस नहीं करते क्वेश्चन. तो दिस इज द बेस्ट पार्ट आई वुड से. You can have recorded sessions also guys. You can watch them again and again till the exam, जब तक एग्जाम नहीं होता. तो बेस्ट पॉसिबल कोर्स. मार्च में एग्जाम करने के बाद दोबारा इसको रट लेना. मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर इसको दोबारा रट सकते हो आप. समझ रहे हो? तो वेरी वेरी एफिशिएंट एंड वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. 8,000 रुपीज. 2 साल की फीस पता है कितनी होती है किसी कोचिंग में? 2 लाख. यस,
फीस इज 2 लाख, बट यहाँ पे वी आर गेटिंग द सेम फॉर 8,000 रुपीज. तो डू मेक यूज ऑफ इट गाइज. यूज द कोड AMRCC एंड यस 8 फरवरी से एक बैच स्टार्ट हुआ है, तो यू कैन ज्वाइन दैट वन. हाउ डू यू डू दैट? गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे लिंक पे क्लिक करो. यस, अप्लाई द कूपन कोड AMRCC. यस, एंड यस, यू विल गेट द डिस्काउंट. ओके, ग्रेट. तो गाइस सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट अस बिगिन. नो, न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस क्या होता है? इसको हम कहते हैं हेड क्वार्टर ऑफ द सेल. जैसे कि आपका ब्रेन कंटिन्यू करता है, न्यूक्लियस जो है सेल में कंट्रोल करता है कि सेल में क्या एक्टिविटी होगी, है ना. एक रॉबर्ट ब्राउन करके अंकल थे, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस को फाइंड करा. ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड. देन एक फ्लेमिंग अंकल थे, है ना, इन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियस के अंदर भैया कुछ ऐसे ऐसे तारे वारे हैं, ठीक है ना. तो उसको इन्होंने कहा कि ये क्रोमैटिन है. अब क्रोमैटिन हमें आगे जाके पता चलता है कि क्रोमैटिन में ही तो भैया डीएनए है. ठीक है, ये सब उन्होंने बताया. अभी और देखते हैं, डिटेल में देखते हैं. अब होता क्या है गाइस, बच्चों को ना थोड़ी चीज समझ नहीं आती कि सर ये क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में फर्क क्या है. कितने को पता है? क्रोमैटिन नेटवर्क और क्रोमोसोम में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमैटिन नेटवर्क एंड क्रोमोसोम? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? टेल मी गाइस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? यस गाइस, क्रोमैटिन नेटवर्क इज लाइक दिस. खुचड़ मुचड़ पड़ा रहता है. क्रोमैटिन नेटवर्क ऐसे पड़ा रहता है. ठीक है, इट इज ड्यूरिंग द इंटरफेस. इंटरफेस मतलब जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, तब डीएनए इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क. तब जो डीएनए होता है वो क्रोमैटिन नेटवर्क की फॉर्म में होता है. बट जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, द डीएनए बिकम्स ऑर्गेनाइजेस इटसेल्फ वेरी वेल इन द फॉर्म ऑफ दीज क्रोमोसोम. समझो, जब डीएनए डिवाइड नहीं कर रहा होता, वो खुचर मुचर ऐसे पड़ा होता है एकदम थ्रेड की तरह. बट जब वो डिवाइड करने वाला होता है, इट अरेंजेस इटसेल्फ इनटू ब्यूटीफुल क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर. डिड यू अंडरस्टैंड? ये समझ आ रही है? जब डिवाइड नहीं कर रहा तब क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, जब डिवाइड करने वाला था तो वो क्रोमोसोम बन जाता है. इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था जब मैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन करा रहा था आपको. ठीक है, तो यस, when the nucleus of the cell is not dividing, है ना, उसमें कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड एज क्रोमैटिन फाइबर. न्यूक्लियोप्रोटीन क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटीन के ऊपर लिपटा हुआ है. अगर आपको याद है, डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने बताया था. डीएनए का स्ट्रक्चर कहता है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर. यस, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए ऐसे लिपटा होता है. डीएनए ऐसे लिपटा होता है. हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए ऐसे लिपटा होता है. दैट इज न्यूक्लियोप्रोटीन. ठीक है बेटा, न्यूक्लियर मैट्रिक्स के अंदर होता है ना. और यस, अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियोलाई भी होता है. न्यूक्लियोलस होता है. ठीक है, वेरी गुड सर. आगे देखते हैं. बेटा देखो, अब देखो, जो न्यूक्लियस होता है ना, उसमें दो एनवेलप होते हैं. एक आउटर एनवेलप, एक इनर एनवेलप. मतलब न्यूक्लियस में भी दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर और एक इनर. और बीच बीच में पोर्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोपोर. दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्या है यहां पे हमारे पास? न्यूक्लियोपोर. दो मेम्ब्रेन है और हमारे पास है न्यूक्लियोपोर. वेरी गुड सर. और इन दोनों मेम्ब्रेन के जो बीच में स्पेस है, इसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस. इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, क्या है गाइस? पेरी न्यूक्लियर स्पेस है बीच में. और न्यूक्लियोपोर से क्या होता है गाइस? एमआरएनए बाहर आता है. एमआरएनए कभी बाहर आ सकता है ना. जो एमआरएनए यहाँ पे बनता है, इट कैन कम आउट एंड इट कैन गो इन ऑल्सो. समझ लो, जो चीजें बाहर जानी होती है, अंदर आनी होती है, वो यहां से न्यूक्लियस से निकल जाती है. सॉरी, मैंने सेल की यहां पे होगा गाइस, यहां पे होगा न्यूक्लियोपोर. दिस इज द इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर. आई होप आप समझ गए. ठीक है, आप समझ चुके. मतलब ये मान लो, ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा क्रोमैटिन नेटवर्क है, न्यूक्लियोप्लाज्म अंदर है. ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज. द आउटर मेम्ब्रेन रिमेन्स कंटिन्यूअस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो. और आउटर मेम्ब्रेन पे क्या होता है गाइस? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लगा होता है. आउटर मेम्ब्रेन पे क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक. और अभी हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, जिनमें राइबोसोम होता है और जिनमें राइबोसोम नहीं होता. जिनमें राइबोसोम होता है उनको कहते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिनमें नहीं होता उनको कहते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. राइट, ग्रेट. देखो, मैंने बताया था माइन्यूट पोर्स होते हैं न्यूक्लियर एनवेलप पे, जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियोपोर, जिसके थ्रू आरएनए बाहर आ सकता है, फिर कोई चीजें जानी होती है अंदर भी जा सकती है. यस, थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस. मतलब न्यूक्लियोपोर से आरएनए अंदर भी जा सकता है और बाकी बाहर भी जा सकता है, प्रोटीन ऑल्सो. ठीक है. यस, जनरली गाइस देखो, एक न्यूक्लियस तो होता है, बट कुछ केसेस में मल्टीपल न्यूक्लियस भी हो सकते हैं.
एंड देयर आर चांसेस कि न्यूक्लियस हो ही ना, जैसे कि आरबीसी में तो न्यूक्लियस ही नहीं होता, है ना. सम मैच्योर सेल्स लैक न्यूक्लियस, एग्जांपल आरबीसी. एरिथ्रोसाइट्स क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी होता है, ठीक है. प्लीज, एक होता है ना घर का नाम, एक होता है ऑफिस का नाम. तो ये एरिथ्रोसाइट्स का ऑफिस का नाम है, घर का नाम है आरबीसी, ठीक है. डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं बताओ? डब्ल्यूबीसी का ऑफिस का नाम क्या है? और प्लेटलेट के ऑफिस का नाम क्या है बताना, ठीक है. वेरी गुड. सीव ट्यूब्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट. सीव ट्यूब किसका पार्ट होता है? सीव ट्यूब इज अ पार्ट ऑफ फ्लोएम, है ना. फ्लोएम क्या करता है? इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैप ऑफ फूड मटेरियल्स. उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है. न्यूक्लियस मैट्रिक्स और न्यूक्लियर प्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियस. अब क्या कह रहा है? जो मैट्रिक्स होता है न्यूक्लियस के, जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म. उसमें क्या है? न्यूक्लियोलस है और क्रोमैटिन मटेरियल. तो बेटा देखो, चार चीजें होती है न्यूक्लियस में: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन मटेरियल और न्यूक्लियोप्लाज्म. ये चार चीजें, ठीक है. द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. मतलब जो न्यूक्लियोलस है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि अलग से सेपरेटली खड़ा है, वो ऐसा दिखता है हमें बट ऐसा नहीं है, वो कंटिन्यूअस है, ठीक है. यस. द साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस. यहां पे क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए बनता रहता है. न्यूक्लियोलस में क्या बनता है? राइबोसोमल आरएनए बनता रहता है. अभी होमवर्क क्वेश्चन दिया था, ठीक है आपको कि सर होमवर्क तो आप पहले ही दे देते हो, सवाल बाद में बताते हो. आई नो. लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस. मतलब यस, क्या होता है गाइस? कई बार ज्यादा न्यूक्लियाई भी होते हैं, यस, वो क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना. वेरी गुड. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्रोमोसोम. अभी तक मैंने क्या बताया था? सेल के न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमैटिन मटेरियल. ये क्रोमैटिन गाइस क्रोमोसोम कब बनता है? जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है. वेरी गुड. द न्यूक्लियस लूसेस इज डिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन कॉल्ड एज क्रोमैटिन ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन. गाइस हमने देखा था फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल डिवीजन क्या था? प्रोफेज में क्या होता है? गाइस आई हैव टॉट दिस चैप्टर बहुत ही अच्छे से. प्लीज वॉच सेल डिवीजन, मुझे बहुत मजा आया था, आपको भी बहुत मजा आएगा, एक बार देखना उसको. उसमें क्या होता है बेटा? जब पहला स्टेप होता है तो न्यूक्लियर, जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तो न्यूक्लियर एनवेलप धीरे धीरे गायब होने लगता है. न्यूक्लियर एनवेलप गायब होने लगता है और जो क्रोमैटिन होता है ना, वो ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बना लेता है, ऐसे क्रोमोसोम. इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम, ठीक है. वेरी गुड. सेल दिखा हमें, न्यूक्लियस दिखा, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम आ गया. डीएनए से क्या आया हमारे पास? क्रोमोसोम आ गया, ठीक है. वेरी गुड. द क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन्स, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड ऑल्सो आरएनए. क्रोमैटिन नेटवर्क में क्या क्या होता है बेटा? एक तो डीएनए हो गया, है ना, एक हिस्टोन प्रोटीन जिसके ऊपर ये लिपटा हुआ है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं और आरएनए भी होता है, ठीक है सर. अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. मतलब 2 मीटर का डीएनए होता है एक सेल में. ओ माय गॉड, कितना ज्यादा है. एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स. गाइस देखो, जब सेल डिवाइड नहीं होता क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, जब सेल डिवाइड होता है तभी हमें क्रोमोसोम दिखता है. प्लीज ध्यान से सुनना इसको. यस. अब क्रोमोसोम में क्या होता है बेटा? एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है. मतलब ऐसे देखो, इसकी पतली की कहते हैं कमर सी हो गई है, देखो ऐसे 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 ऐसे. ये जो पतली कमर है इसकी, दिस इज, इसकी जो वेस्ट है, दिस इज कॉल्ड एज, दिस वेस्ट is called as what? Yes, this waste is called as centromere. हम कहते हैं हम सेंट्रोमियर, ठीक है. और सेंट्रोमियर के पास यहाँ पे हुक्स हैं, हुक्स हैं जिसमें आपके स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, कॉल्ड एज काइनेटोकोर्स. यस, ये काइनेटोकोर्स है गाइस. ये देख रहे हो, ये जो वेस्ट है यार, हमारी वेस्ट होती है ना, जहाँ पे 32 होती है, 34 होती है ना, कुछ कुछ की तो 38 40 होती है. तो ये वेस्ट में क्या होता है? दिस वेस्ट इज सेंट्रोमियर और यहाँ पे हुक्स लगे हुए हैं ताकि जो स्पिंडल फाइबर जब बने, जब सेल डिवीजन हो रहा है तो उसको आके पकड़ ले और उसको डिवाइड कर लेगा. स्पिंडल फाइबर्स का क्या काम होता है? स्पिंडल फाइबर हेल्प्स इन डिवाइडिंग द क्रोमोसोम. ये हमने करा हुआ है, प्लीज ये सब सेल डिवीजन में करा था मैंने, तो प्लीज डू गो हैव अ लुक एट इट, है ना. सेंट्रोमियर होल्ड्स 2 क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम. सेंट्रोमियर क्या करता है बेटा? देखो, ये एक क्रोमैटिड आर्म हुआ, ये दूसरा क्रोमैटिड आर्म हुआ. मतलब
ये एक आर्म, ये दूसरा, और दोनों चिपके हुए हैं कहां पे? सेंट्रोमियर पे। एक क्रोमैटिड आर्म ये, दूसरा क्रोमैटिड आर्म ये, और दोनों कहां चिपके हुए हैं? सेंट्रोमियर पे चिपके हुए हैं। अरे वाह, समझ आ गई, वेरी गुड, है ना। अब क्या होता है, अब ये सेंट्रोमियर कहां पे है, इसकी पोजीशन क्या है? क्या सेंट्रोमियर यहां पे है? क्या सेंट्रोमियर यहां पे? क्या मतलब, देखो सेंट्रोमियर ऐसे भी तो हो सकता है, मान लो एक आर्म बड़ा है, दूसरा छोटा है, एक बहुत ही बड़ा है और दूसरा बहुत ही छोटा है, या सेंट्रोमियर बीच में है। तो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। हमने कहा ये 4 तरह के क्रोमोसोम है बेस्ड ऑन देयर लोकेशन ऑफ द सेंट्रोमियर। ठीक है सर। एक और होता है बेटा कंस्ट्रिक्शन, मतलब होता है कि दबाव। कंस्ट्रिक्शन मतलब द कंट्रैक्शन, कंस्ट्रिक्शन मतलब द कंट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारी प्राइमरी कंट्रैक्शन इज सेंट्रोमियर। एक होता है सेकेंडरी कंट्रैक्शन और कंस्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को कहते हैं गाइस, यहां पे मान लो ये देखो, मतलब एक तो बीच में मेन वाली है, सेकेंड में ऐसी नंबर 2 वाली, उसके बाद वाला जो सेट डीएनए का होता है ना और क्रोमोसोम का पार्ट, उसको हम कहते हैं सैटेलाइट। गाइस ध्यान से सुनना, देखो एक तो है ये मेन वाला कंस्ट्रिक्शन, जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, इसके अलावा जो कंस्ट्रिक्शन है उसको कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। एंड इस गाइस इट हैज, उसके ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज सैटेलाइट डीएनए। व्हाट डू वी कॉल एज सैटेलाइट, है ना। अब ये क्या होता है, इसको सैटेलाइट क्यों कहते हैं? फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेइंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस कॉल्ड एज, इसका इज सैटेलाइट। मतलब बेटा ये देखो, ये जो पार्ट है ये स्टेन नहीं होता। स्टेन नहीं होता मतलब ये दिखता नहीं है हमें जब हम कलर डालते हैं। अब देखो बात होती है कि क्रोमोसोम ना दे आर ट्रांसपेरेंट टाइप, तो उनको देखने के लिए वी हैव टू पुट सम कलर, स्टेन करना होता है। तो दीज रीजन्स, सैटेलाइट रीजन्स, दे डू नॉट गेट स्टेन्ड, वो स्टेन्ड नहीं होते। यस, दे आर नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कांस्टेंट, और हमेशा कांस्टेंट लोकेशन पे होते हैं। दिस गिव्स अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड एज सैटेलाइट। ये क्या है, स्मॉल सा फ्रेगमेंट उसको देता है, उसको कहते हैं हम सैटेलाइट। यस, क्रोमोसोम शोइंग सैटेलाइट, दिस इज कॉल्ड एज सैटेलाइट रीजन। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। Yes, few chromosomes have non-staining secondary constriction at a constant location, और हमेशा वहीं पे होता है। ये समझ आ गया। काइनेटोकोर क्या है, ये हुक्स हैं सेंट्रोमियर पे जिससे स्पिंडल फाइबर्स लगते हैं। सैटेलाइट क्या है, ये वो वाले रीजन है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के बाद जो स्टेन नहीं होते। यस, तो दिस इज वेरी गुड। नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेटा। देखो एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। देखो मेटासेंट्रिक मतलब सेंटर में सेंट्रोमियर है। सब मेटासेंट्रिक मतलब एक छोटा आर्म है, दूसरा थोड़ा बड़ा आर्म है। एक्रोसेंट्रिक एक तो बहुत थोड़ा ज्यादा बड़ा आर्म है और दूसरा थोड़ा सा छोटा आर्म है। और टीलोसेंट्रिक मतलब बस एक ही आर्म है, मतलब एक ही आर्म है, दूसरा आर्म तो दिख ही नहीं रहा, इतना छोटा है। ठीक है, लेट अस सी मेटासेंट्रिक। इसमें क्या हो गया बेटा, हैज मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ अ क्रोमोसोम। मतलब देखो दोनों आर्म इक्वल हैं, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो क्या है, क्या मेटासेंट्रिक हो गया हमारा। सब मेटासेंट्रिक, अब ये सेंटर से थोड़ा देख रहे हो, ये देखो ये सेंटर था, इससे थोड़ा इस तरफ को, तो वन आर्म इज लिटिल बिट shorter, this arm is little longer. As centromere slightly away from the middle of the chromosome, resulting into one shorter and one longer arm. Yes. Acrocentric, इसमें yes, it is found close to one end. मतलब देखो ये ज्यादा ही छोटा है और ये ज्यादा ही बड़ा है. Yes, it is formed situated close to its end, forming one extremely short and one very long. One extremely short and one extremely long. Telocentric, it has a terminal chromosome. टीलोसेंट्रिक मतलब बेटा इट हैज अ टर्मिनल क्रोमोसोम, मतलब एक ही है, दूसरा आर्म है ही नहीं। गाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। माइक्रो बॉडीज क्या होती हैं? माइक्रो बॉडीज क्या होती है बेटा, आपको याद है पेरोक्सीजोम मैंने बताया था, ये क्या होता है, छोटे छोटे मेम्ब्रेन के अंदर ना केमिकल्स फिल्ड होते हैं, वेसिकल्स विच कंटेन एंजाइम्स, है ना, और प्लांट और एनिमल दोनों में होते हैं। पेरोक्सीजोम ने देखा था क्या करते हैं, पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कुछ हार्मफुल चीज होती है उसको बेनिफिशियल चीज में कन्वर्ट, उसको लेस हार्मफुल में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। माइक्रोबॉडीज मतलब मेम्ब्रेन बाउंड जिसके अंदर एंजाइम्स पड़े हों, ठीक है, और बोथ एनिमल और प्लांट सेल दोनों में होता है। यस यस गाइस, वेरी गुड वेरी गुड। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है गाइस, इट इज यस, मतलब ये तो पता ही है आगे देखते हैं, तो ग्रेट, ठीक है। चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ नीट 2019 के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, टेल मी गाइस।
Lysosomes are formed by the process of packaging in the endoplasmic reticulum. Lysosomes have numerous hydrolytic enzymes. The hydrolytic enzymes of lysosomes are active under acidic pH. Yes. Lysosomes are membrane bound structures. Come on guys, इसको आंसर करो in the comment box. I will give you time few seconds. Guys please देखो, solving question is of utmost importance. अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो तो बहुत दिक्कत होगी. प्लीज डू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है. जब भी आप कोई चैप्टर करते हो तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो. हम लोग जितने भी सेशंस करते हैं ना, हमारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर प्लीज नीट के क्वेश्चंस कराओ. तो गाइस जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसमें से देखो, लाइक नीट का क्वेश्चन यू हैव टू प्रैक्टिस. जो चैप्टर करते हो उसके सारे प्रीवियस क्वेश्चन कर लो पिछले 10-15 साल के. इस हार्डली इट विल बी 20 क्वेश्चन. तो आपको पता चल जाएगा एक चैप्टर का हार्डली 20 मतलब 20 साल का क्वेश्चन कर लिया आपने. समझ रहे हो, एटलीस्ट 10 साल के तो आपने कर ही लिए हैं. प्लीज डू सॉल्व देम, है ना. तो देखो, लाइसोसोम्स आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नहीं, ये तो रॉन्ग है. दे आर फॉर्म बाय पैकेजिंग इन द गोल्गाई. गोल्गाई में पैकेजिंग होती है ना बेटा. और ऑलवेज जब भी देखो आपको नॉट दिखे ना, जनरली हम लोग ये मिस्टेक कर लेते हैं, नॉट दिखे तो इसको सर्कल कर लिया करो क्योंकि ये गलत हो जाता है, ठीक है. यस, लाइसोसोम्स आर फॉर्म बाय द पैकेजिंग ऑफ बाय द गोल्गाई बॉडी. लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम. यस, लाइसोसोम को क्या कहते हैं? इसको हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं. वी कॉल देम एज सुसाइड बैग्स. हाइड्रोलिटिक एंजाइम मतलब इसके अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं जो काट देते हैं, ठीक है, पानी को काटने वाले. हाइड्रोलिटिक मतलब पानी को काटने वाले. और गाइस जितने भी मेम्ब्रेन और जितनी भी कोई भी चीज होती है उसमें पानी बहुत ज्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों की बॉडी देख लो, देयर इज लॉट्स ऑफ वाटर. और कोई वाटर को डिस्ट्रॉय करने वाला एंजाइम आ गया तो इट कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, है ना. यस, दे आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच. देखो ये एक और नया पॉइंट हमें पता चला है. दे आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, तो हमें पता था, ठीक है. नेक्स्ट वन, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम. बताओ, बहुत ही अमेजिंग सा क्वेश्चन है. यस, डू लेट मी नो द आंसर फॉर दिस गाइस इन द कमेंट बॉक्स. मुझे बताओ एग्जैक्टली राइबोसोम. गाइस अगर आपको याद होगा, अरे ऑप्शन चेंज हो गए क्या ऊपर नीचे, चलो कोई बात नहीं. आपको याद होगा, देखो न्यूक्लियस में तो होता ही है. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट मैंने बताया था, इनके अंदर डीएनए होता है ना. और कौन सा राइबोसोम होता है? 70S राइबोसोम भी होता है. दैट इज व्हाई दीज टू आर सेमी ऑटोनॉमस. सेमी ऑटोनॉमस. व्हाई सेमी ऑटोनॉमस? बिकॉज दे कैन परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस ऑफ देयर ओन. मतलब उनको डीएनए से हर चीज के लिए वेट करना नहीं पड़ता. और राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्टरीज. दीज आर ऑल प्रोटीन फैक्टरीज, ठीक है. वेरी गुड. द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड. इट इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड. उसको क्या कहेंगे? टीलोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक. द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड आर, कम ऑन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes guys, exactly guys. एक्रोसेंट्रिक. एक्रोसेंट्रिक मतलब एक के पास में. मेटासेंट्रिक मतलब दोनों आर्म बराबर है. सब मेटासेंट्रिक मतलब एक थोड़ा बड़ा है, एक थोड़ा छोटा है. टीलो मतलब एक ही आर्म है, दूसरा आर्म तो दिख ही नहीं रहा. एक्रो मतलब एक, दिस वन इज एक्रो. एक्रो मतलब वन इज लिटिल स्मॉल, अदर वन इज लिटिल बिगर. यस, very good. Number 1, okay guys, the term glycocalyx is used for, very good question, a layer present between the cell wall and a membrane of a bacteria. Cell wall of a bacteria, yes. The bacterial cell glycoengineered to process and glycosylated protein, a layer surrounding the cell wall of a bacteria. Guys थोड़ा सा difficult लग रहा होगा. Yes, yes, but like once we do it, it is very easy. A layer surrounding the cell wall of a bacteria. Yes guys, पेप्टिडोग्लाइकन का सेल वॉल होता है इसका, ठीक है. इफ यू रिमेंबर व्हेन वी आर डूइंग प्रोकैरियोटिक सेल्स, आई वुड हैव मेंशन्ड दिस. ग्लाइकोकैलिक्स इज द वन व्हिच इज सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ अ बैक्टीरिया, ठीक है. हमने देखा ना बैक्टीरिया के 3 होते हैं, 3 मेम्ब्रेन होती है ना. तो गाइस प्लीज गो एंड वॉच दैट सेशन ऑल्सो, ठीक है. हमने डिस्कस करा था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है. उसको अच्छे से पढ़ो. देख रहे हो, देयर आर वेरी माइन्यूट थिंग जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है. दे शुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक. यस, ग्रेट जॉब. तो वन मोर क्वेश्चन. ओ माय गॉड, एक और क्वेश्चन. Which of the following structures is an organelle within an organelle? Oh my god, organelle within an organelle. ये कौन है? Ribosome, peroxisome, endoplasmic reticulum और mesosome. Good question. मतलब ऐसा ये कौन सा organelle है within the organelle? बताओ. Yes. 5, 4, 3, 2, 1. Do let me know in the comment box guys. And the answer is exactly ribosome. क्यों? क्योंकि ये endoplasmic reticulum पे होता है. जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है, व्हाट डू वी कॉल इट एज? वी कॉल इट एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम.
जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नहीं होता वी कॉल इट एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गाइस इट इज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन है ना, अमेजिंग गाइस। इज अ होमवर्क फॉर यू, सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर, why is the centromere required? Movement of chromosome towards poles, cytoplasmic cleavages, crossing over और ट्रांसक्रिप्शन। सेंट्रोमियर किस चीज के लिए रिक्वायर्ड होता है गाइस? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट करें और हमें बताएं। ठीक है, यस गाइस डू नॉट फॉरगेट, यू नो इफ यू आर फीलिंग लिटिल लॉस्ट, देखो जो भी बच्चा मेडिकल लेता है ना या बायो लेता है उसका मेन एम होता है डॉक्टर बनना। ठीक है, डॉक्टर बनना मेन एम होता है। और होता क्या है, क्लास 10 से जैसे हम क्लास 11th में जाते हैं ना, हमें ना बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है और थोड़ा ईज कर जाते हैं। और बाय द टाइम द 11th इज एंडिंग तब हमें रियलाइज होता है कि यार अभी तो बोर्ड्स भी आ गए, अब मैंने 11th का पढ़ा नहीं है तो मेरे नीट का क्या होगा। गाइस इफ यू आर इन दैट 11th का कैटेगरी, आपको लगता है कि नीट का क्या होगा, दिस इज द कोर्स फॉर, दिस इज लाइक अ लास्ट चांस आई वुड से विच यू कैन गिव इट टू योर सेल्फ एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। मैं आई कैन नॉट स्ट्रेस, मेरे एक रिलेटिव है, मैंने आपको बताया भी होगा। ठीक है, वो मेरे से पूछे थे कि अभी हमारा 11th खत्म होने वाला है। ठीक है, हम लोगों ने स्टेट बोर्ड की मतलब स्टेट बोर्ड में पढ़े हुए वो, तो शी वाज लाइक कि अभी तक मैंने ऐसा ऐसा पढ़ा है, मतलब आई कुड सी उन्होंने ज़्यादा पढ़ा नहीं था। तो उन्होंने पूछा कि अब क्या करें, अब हम 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं। मैंने कहा देखो अभी तो मार्च फरवरी आ गया है, मार्च आने वाला है, तो अभी एडमिशन लेके फ़ायदा क्या है क्लास 11th के बैच में। उन्होंने कहा सही बात है। मैंने कहा क्या आप तैयार हो हार्ड वर्क करने के लिए? मैंने कहा क्या आप तैयार हो हार्ड वर्क करने के लिए? बच्चे से मैंने बात करी, मैं कभी ना किसी पेरेंट से बात नहीं करता, मैं उनको बोलता हूँ कि यार आप तो डिसीजन लेने वाले नहीं हो, लेट द स्टूडेंट टेक द डिसीजन एंड लेट हिम और हर मेक द कॉल। क्योंकि आप बोलोगे तो वो देखो 2 महीने में अगर आप, मैं कह रहा हूँ कि आपको क्लास 11th और 12th का करना है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू फरवरी मार्च में आपको 11th और 12th का करा रहा हूँ, तो मतलब इसका मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा, मतलब गधों से भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो आर यू रेडी फॉर दैट? स्टूडेंट से कमिटमेंट चाहिए ना मुझे। तो आई स्पोक टू हर, शी वाज लाइक कि हाँ भैया मैं करूँगी, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई विल डेफिनेटली डू दैट। आई वाज लाइक कि बेटा देन यू कैन इन्वेस्ट। ऑब्वियसली अगर आप 100% भी इसका नहीं जूस निकाल पाते, बट इफ यू आर एबल टू टेक 50% ऑफ जूस ऑफ दिस, देखो इसका यूटिलाइजेशन 100% किसी भी चीज़ का होना बहुत मुश्किल होता है। मैं कह रहा हूँ आप बस इसका 50% यूटिलाइज कर दो, मतलब आप 2 महीने में, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोर्स कुछ जादू कर देगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोर्स ऐसा आपसे मेहनत करवा लेगा इतनी कि यू विल बी डेफिनेटली इन अ बेटर पोजीशन दैन यू आर राइट नाउ। क्यों? 10 टेस्ट होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट, 10 पार्ट लेंथ टेस्ट, आप अराउंड 2800 क्वेश्चंस करोगे। इमेजिन करो यार, कोई 2800 क्वेश्चन कर रहा है बच्चा 2 महीने में और क्लास से भी कर रहा है, तो ऑब्वियसली ना वो तो हार्ड वर्क कर रहा है ना, तो उसका तो होना चाहिए सिलेक्शन, और एटलीस्ट ही और शी शुड गेट अ बेटर चांस। Also you get access to the recorded session and the best part is guys it is just for 8,000 rupees. Oh my god, मतलब आपने नीट के हमारे कोर्सेज देखे, नीट के किसी भी कोर्सेज को देख लो, 30,000 होता है 6 महीने का। यहाँ पे 2 साल का कंटेंट आपको 8,000 में मिल जाएगा विद एक्सेस टू टेस्ट, डाउट सॉल्विंग ऐप, है ना, और जून तक, जब तक एग्जाम नहीं होता नीट का तब तक आपके पास एक्सेस रहेगा इस चीज का। तो गाइस इफ यू वेर एवर प्लानिंग टू टेक एनीथिंग यू कैन डेफिनेटली टेक दिस। आई कैन नॉट emphasize on this importance. So do let me know. Yes, तो यहाँ पे देख लो, you can use the code AMRCC to get extra 20% discount. Yes guys, my session happen every day at 5:30 PM, Saturday at 8 PM guys. I'll see you there. Do let me know आपको सेशन कैसा लगा, like the video, share it with your friends and subscribe to the channel. You can write to me at amrit.raj@vedantu.com. Keep smiling guys. I'll see you in the next session. Bye bye. Have a great day. Do let me know आपको सेशन कैसा लगा, मजा आया, समझ आया, and do not forget to like, and bye bye. Have a great day guys. Love you all. Take care.